नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सौगात। जौली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हेली सेवा का किया फ्लैग ऑफ। कहा, हेली सेवा उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऋषिकेश दौरा। एम्स में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का किया शुभारंभ। कहा, इन स्वास्थ्य सेवाओं से पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी मिलेगा लाभ। एनआरसी के बाद अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध। विकासनगर में सामाजिक कार्यकर्ता रजिया बेग ने की प्रेस वार्ता। यूनिफॉर्म सिविल कोड को शरीयत के खिलाफ बताते हुए मनाने का किया इनकार। प्रत्येक जिले में शवदाह गृह बनाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार को निर्देश देकर सभी नगर पालिका क्षेत्रों में विद्युत या गैस शवदाह गृह स्थापित करने के आदेश। याचिका में कोरोना काल का दिया गया हवाला। अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर सतपुली के युवक ने लगाई फांसी। घटना के बाद घर में छाया मातम। युवक कोटद्वार गया था भर्ती के लिए। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया। आपको बता दें कि ये हेली सेवा देहरादून से हल्द्वानी, पतंगनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तक चलेगी और 7 मीटर पवन हंस की ये सेवा अभी सप्ताह में 1 दिन चलेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया और कहा कि उड़ान योजना के तहत राज्य में जो हेली सेवाएं चल रही हैं, ये उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको बता दें कि इन सेवाओं से लोगों को आवागमन की सुविधा भी आसान होगी और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है और राज्य सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राज्य में आवागमन के लिए हर प्रकार की सुविधा मिल सके। भारत सरकार के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि अभी पिछले दिनों मैंने उनसे भेंट की थी और उनसे अनुरोध किया था कि पवन हंस की एक तो सेवा हमारे यहाँ पर नियमित जो भी तय हुआ है नियमित सेवा हो। उन्होंने पूरा हमको आश्वासन दिया कि हम नियमित सेवा यहाँ पर चलाएँगे। इसके साथ साथ हमारे अनुरोध पर उन्होंने अल्मोड़ा भी चूँकि इसमें जोड़ना था। पहले देहरादून से पंतनगर और पंतनगर से पिथौरागढ़ था। अब इस सेवा को देहरादून, पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इस तरीके से किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पवन हंस कंपनी का भी, वो जो काफ़ी समय से यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं, उनका भी मैं धन्यवाद और शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये सेवा हमारे लिए उत्तराखंड के लिए एक मील। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एम्स के अंदर बाल रूप चिकित्सा विभाग में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को इतना मजबूत किया जाएगा कि राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों के लिए डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं, इसलिए मरीजों के साथ उनके तीमारदारों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास डॉक्टर हमेशा करते रहते हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई, एम्स निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह उपस्थित रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी गुना एम्स भी बढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश हमारा आज यहाँ पर पीकू बेड, छोटे बच्चों के लिए आईसीयू बेड का जो यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, उससे लगभग हमारे पूरे उत्तराखंड समेत आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों को उसका सेवा का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ पिछले दिनों हम लोगों ने हमारी कैबिनेट में
उधम सिंह नगर दूसरा जो एम्स खुल रहा है हमारा कुमाऊं क्षेत्र का, उसके लिए भी ज़मीन आवंटित कर दी है। जल्दी वहाँ पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और उसके निर्माण कार्य प्रारंभ होने से जहाँ ऋषिकेश एम्स से लोगों को, हजारों लोगों को रोज़ की ओपीडी सेवाएं मिलती हैं, उस क्षेत्र में भी ओपीडी सेवाएं जो काफ़ी अच्छे स्तर की, और मैं कहूँ कि एक अच्छा संस्थान, एक विश्वसनीय संस्थान खुलेगा, जिससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और आज जो बच्चों का हमारा यहाँ पर ये टीकू वार्ड का उद्घाटन हुआ है, उससे स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनपद के चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और इनकी खामियों को लेकर चिकित्सकों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ इनकी समस्याओं को दूर कराने की बात भी कही गई। वहीं अस्पतालों में मरीजों को रेफर को लेकर ये कहा कि विभाग द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रेफर करने का कारण चिकित्सक स्पष्ट करेंगे। देश में जो है आपका अल्मोड़ा जिले में हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर तो पर्याप्त मात्रा में है, स्पेशलिस्ट भी इस जिले में तो हैं, पर कार्डियोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी कमी है, जो ऑल ओवर उत्तराखंड है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद ऑल ओवर इंडिया भी स्पेशलिस्ट की कमी से हम अवगत हैं। तो इसमें प्रयास ये है कि हम स्पेशलिस्ट लाएँ। हम NHM से भी ज़्यादा तनख्वाह पर उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़्यादा तनख्वाह देने पर विचार करने की कोशिश की जा रही है। और बाकी हमारा अल्मोड़ा ज़िला में मैंने धौला देवी देखा था, दनिया का PSC देखा था, रिफ़र हो रहे हैं, लेकिन इस पर हमारे सख्त नियम और सख्त आदेश भी जारी हो चुके हैं कि जो भी रिफ़र करेगा वो स्पष्ट कारण ज़रूर लिखे। उत्तराखंड बीजेपी संगठन की ओर से नवनियुक्त महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट का लालकुआ की क्षेत्रीय जनता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र की जनता काफी खुश नजर आई। वहीं स्थानीय लोगों ने नए महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट से शिष्टाचार मुलाकात की और प्रदेश में बीजेपी को मजबूत तरीके से आगे ले जाने और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की। वहीं राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि जो भी उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसका 100% पालन करेंगे। इसके उत्तराखंड का महामंत्री का दायित्व मेरे पास है, बड़ी चुनौती है और 2024 जो है हमारी चुनौती का विषय है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो उसके निमित्त हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती है, परिश्रमी है और परिक्रमा करने वाले ना हो, ऐसे लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी ऐसा दिशा निर्देश है। उसी कड़ी पर मैं भी प्रयत्न करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अब नए संगठन पर परिश्रमी लोगों को स्थान मिलना चाहिए। गढ़वाल मंडल की 7 जिलों की अग्निपथ भर्ती में भारी अनियमितता के चलते कांग्रेस के गद्दावर नेता मनीष खंडूरी कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती में सम्मिलित कई युवाओं से बातचीत की। वहीं कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने बताया कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार के नेताओं ने ही अग्निपथ योजना के तहत थल सेना भर्ती के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, इसी बात से ये पुष्टि हो जाती है कि वाकई हो रही अग्निवीर भर्ती युवाओं का शोषण कर रही है। अरे एक मिनट, इसे छोड़, मुझे बच्चों का हमारे लोग 300 दौड़ा रहे हैं, 10-12 ले रहे हैं। मेरे साथ ही ऐसे नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है। पिछले 7 दिन से भर्ती हो रही है यहाँ, हर उसमें 5-10, 5-12 की टाइमिंग दे रहे हैं। 5:30, 5:40 की इन्होंने बोला है तो उतनी दो ना जितनी बोला है। 1:63 हाइट बोला है तो उतनी दो। 5:10, 5:12 की क्या टाइमिंग है? ये परिवर्तीय बना रखा है हमने, उसको लागू करो। हम पर रहने वाले भी तो पहाड़ी हैं, कौन से हम प्लेन्स में रहते हैं या कोटद्वार रह रहे हैं। हाँ, कोटद्वार वालों के लिए हो तो अलग बात है, लेकिन हम ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं यार, वहाँ हर किसी की हाइट उतनी ग्रोथ नहीं होती है। तो हमको हाइट में भी छूट मिलनी चाहिए थी सबको, और वैसे रनिंग में भी छूट मिलनी चाहिए। पहले भी तो भर्ती कराई है, करनाल में और कुमाऊं में भर्ती हो रही है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? देखिए, अगर सरकार के मंत्री सवाल उठाना लग गए हैं इस बात पे, तो इस बात का साफ प्रमाण है कि जो परिस्थितियाँ यहाँ पे बहुत ख़राब हैं, गलत हैं, विपरीत हैं। मेरा ये मानना है कि जो गलतियाँ हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हुई। एक तो अग्निवीर जो स्कीम है उसका हम सख्त विरोध करते हैं, और ये आज जो हम देख रहे हैं वो अग्निवीर स्कीम की वजह से है। अमेरिका जैसी चीज़ों में निजीकरण कर रहे हैं, ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। आखिर में मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो युवाओं की निराशा है, निराशा तो क्या, क्रोध है, वो आज देखने को मिला और बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर।
एनआरसी के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर विकासनगर पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता रजिया बेग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को शरीयत के खिलाफ बताते हुए उसको मानने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि रजिया बेग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार अब मनमाने ढंग से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, जिसका मुस्लिम समाज विरोध करता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहिब अंबेडकर की संविधान और शरीयत ने मुस्लिमों को हक दिए हैं, उन पर केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके उनका हनन करना चाहती है, जिसे माना नहीं जा सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बड़ी जद्दोजहद में है, बहुत जल्दी में है केंद्र सरकार। एजेंडा है उनका ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए इस देश के अंदर। पहली बात मैं पूछती हूँ उससे, और मेरे ख्याल में तो भारत में भी लोग इस बात के लिए पूछेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, आप इस देश के अंदर जहाँ विविधता से भरा हुआ देश है, भारत इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ विभिन्न तरीके की संस्कृति हमारी निवास करते हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम, हिंदू और बहुत सारी जातियाँ जिनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। आपने जब संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लागू किया था, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना होता तो उस समय कर लेते। जिस समय हिंदू कोड बिल लागू किया गया नेहरू जी के समय, आपने उस समय आपकी जो हिंदू कोड बिल हुआ, आपने एक ही बिल नहीं पास किया, आपको 2 बिल पास करने पड़े और आपके पसीने छूट गए, जबकि आपकी सत्ता में ऐसी सरकार थी जो पूरी के पूरे आप ऐसे कोई दूसरे उसमें नहीं थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्रत्येक जिले में शवदाह बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी नगरपालिका परिक्षेत्रों के 6 महीने के भीतर ही विद्युत या गैस शवदाह स्थापित करें और इसकी प्रगति रिपोर्ट हर महीने कोर्ट में पेश करें। ईश्वर चंद्र वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि कोरोना के समय हरिद्वार में शवों का दाह संस्कार करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से शमशान घाटों में शवों को अध जला कर छोड़ दिया जाता था। हरिद्वार के एक नागरिक हैं ईश्वर चंद्र वर्मा, उन्होंने एक जनहित याचिका लगाई। उनका ये कहना था कि साहब हरिद्वार में एक मशीन है जो विद्युत सौदागर, वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। ये मशीन ये लगाया गया था कोविड काल में। उनका कहना था कि साहब कोविड से मरे हुए लोगों की डेड बॉडियाँ मशीन में जलनी चाहिए विद्युत सौदागर में। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सुविधा उत्तराखंड के हर जिले में होनी चाहिए। उनका कहना था जनहित याचिका के द्वारा कि एक तो इससे पैसे बचते हैं आदमी के, विद्युत सौदागर में एक डेड बॉडी जलने में लगभग 500 रुपये लगता है, वहीं ट्रेडिशनल तरीके से जलाने में लगभग 3000 रुपये लगते हैं। दूसरा, पेड़ों की बचत, पॉल्यूशन से बचत, नदी का पानी गंदा नहीं होगा, धुआं से एटमॉस्फेयर गंदा नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो इस याचिका में सरकार से जवाब आया कई जिलाधिकारियों ने, उन्होंने कहा साहब हमारे पास फंड की कमी है इन मशीनों को लगाने के लिए। तो आज अदालत ने उसमें संज्ञान लेते हुए सरकार से कहा कि वो इसमें कार्रवाई करे। 6 महीने के अंदर उत्तराखंड की समस्त नगरपालिका सीमाओं में कम से कम एक विद्युत या गैस सौदागर स्थापित होना चाहिए। उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी सरोज डिमरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेशों की तर्ज पर भारत में भी प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के लिए मशीन लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि 40 दिन की यूरोप यात्रा करके वापस लौटी राज्य आंदोलनकारी सरोज डिमरी ने विदेश यात्रा के अनुभव मीडिया के साथ साझा किए और इस दौरान उन्होंने बताया कि विदेशों में पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई के मुकम्मल इंतजाम के लिए जगह जगह प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, जिससे विदेशों की हवा भारत के मुकाबले कई गुना अधिक स्वच्छ बताई गई है। यदि भारत में भी विदेशों की तर्ज पर प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने के लिए जगह जगह मशीनें लगा दी जाए तो इससे जहां पर्यावरण संरक्षित होगा, वहीं प्लास्टिक कचरे से भी देश को निजात मिलेगी। मुझे जो वहाँ पर जाकर के विशेष देखने को मिला और जो मैं चाहती हूँ कि भारत में भी हो जाए, एक रिसाइकलिंग मशीन होती है, हर मॉल के बाहर लगी हुई होती है। जब हम लोग कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, जैसे हमने पानी लिया या कुछ भी लिया, तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज हम देते हैं वहाँ पर दुकानदार को। जब एक्स्ट्रा चार्ज हम देते हैं, जब हमारी वो बोतल ख़त्म होती है तो उसका हम संग्रह करते हैं। उसको संग्रह करके हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि हमने ये पैसे हमारे वापस आएंगे जो हमने एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा दिए हैं। तो जब हम जाते हैं रिसाइकलिंग करते हैं, जब हम ना, मैंने वीडियो भी बनाया है उसका, मैं आपको वीडियो भी दे रही हूँ। तो जो रिसाइकलिंग के लिए देंगे तो उसमें से एक पर्ची आती है, उसमें जितने भी पैसे उन बोतलों के चमोली जनपद में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत गोपेश्वर मुख्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों को भिक्षावृत्ति का उन्मूलन कर शिक्षित समाज को स्थापित करने के लिए जागरूक किया गया और सभी लोगों से भिक्षावृत्ति जैसी बुराइयों का अंत करने के लिए अपना अभिनव योगदान देने की भी अपील की। वहीं उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान का जनपद में जगह जगह व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। ऑपरेशन मुक्ति हमारे डीजीपी सर द्वारा चलाई गई एक मुहिम है, जिसको समय समय पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जाता है। पिछले वर्ष भी ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया था और इस वर्ष भी ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत 1 अगस्त से कर दी गई है, जो कि 2 माह चलाया जाएगा। इसमें सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं, परंतु बहुत सारे विभागों के द्वारा एक इंटीग्रेटेड ड्राइव चलाई जाएगी, जिसमें वह बच्चे जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं कारणों के द्वारा, जो चाइल्ड लेबर में लिप्त हैं, ढाबों, होटलों में, कहीं इंडस्ट्रीज में, वर्किंग लेबर साइट्स पे जो काम कर रहे हैं बच्चे और स्कूलों से और एजुकेशन से वंचित हैं, उनको फाइनली स्कूल तक पहुंचाने की एक मुहिम। रुड़की के पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पार्क में सालाना उर्स मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग की व्यवस्था के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है और बाहर से आने वाले जायरीनों को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही साथ अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी प्रशासन की ओर से हटवाने का कार्य चल रहा है। में लगने वाले सालाना उर्स को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक कर विस्तृत निर्देश किए गए थे। उसके क्रम में आज उसके क्रम में यहाँ तहसील में भी एक बैठक की गई थी, जिसके संबंध में विभिन्न भागों को विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें निर्माण से संबंधित, सफाई से संबंधित, पानी, पेयजल व्यवस्था, जायरीनों के रुकने की व्यवस्था, समस्त कार्य शुरू कराने के आदेश दिए गए हैं। उसके टेंडर किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है समस्त कार्य 15 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। के मामले में ये कहना है कि अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। आज टीम गई है 3 बजे से उसको हटाने के लिए, उस पर कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। अतिक्रमण जब तक नहीं पूरा हट नहीं जाता तब। नारी शक्ति को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंजनी अखाड़े में एक और महिला संत को महामंडलेश्वर बनाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और अन्नपूर्णा भारती जैसी कई महिला संत निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है, जिसके बाद हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में असम की रहने वाली साध्वी संजनानंद गिरी का विधि विधान से अखाड़े की महामंडलेश्वर पद पर पदाभिषेक किया गया। इस दौरान महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मातृशक्ति को निरंजनी अखाड़े में शामिल किया गया है। और आज इनको हमने निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया है, ताकि जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी परंपराएं लुप्त हो रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए, मातृशक्ति को आगे लाया जाए। इसीलिए हमने आज माता जी को जो है निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया। मंडलेश्वर होता है, महामंडलेश्वर का अर्थ ये होता है उसको ज्ञान होना चाहिए। सबसे जो पहली बात है, महामंडलेश्वर को पढ़ा लिखा ज्ञानी होना अति आवश्यक है। संत कोई भी बन सकता है, परंतु महामंडलेश्वर जो है वो पढ़े लिखे ही बन सकते हैं। अखाड़ों में महंत कोई भी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है, परंतु महामंडलेश्वर को उसका जो सनातन परंपरा का जानकार, सनातन परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि निरंजनी अखाड़े का बहुत श्रेष्ठ निर्णय है और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और श्रेष्ठ सन्यासिनी अगर कोई है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको वो पद मिलना चाहिए जो जिस योग्य है। मुझे लगता है कि वो एक श्रेष्ठ सन्यासिनी है और श्रेष्ठ साध्वी है, तो उसको आज अखाड़े के तत्वाधान में, अखाड़े के निर्णय से उसको आज एक श्रेष्ठ पद पर स्थापित किया गया। और मैंने उसे आग्रह किया कि भविष्य में संन्यास परंपरा का ध्यान रहे, परंपराओं का ध्यान रहे, राष्ट्र धर्म का ध्यान रहे और हमारी किसी भी परिस्थिति में संन्यास धर्म खराब ना हो पाए।
एम्बुलेंस चालकों प्रशासन ने हंटर चलाते हुए मनमाना किराया वसूलने पर अंकुश लगा दिया है। परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस से मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए किराए की दरों को भी निर्धारित कर दिया है। साथ ही विभाग ने सख्त निर्देश भी दिए हैं, यदि किसी भी तीमारदार या मरीज से निर्धारित किराए से ज्यादा पैसे वसूले गए तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड में एम्बुलेंस वाहनों के लिए जो है किराया निर्धारित कर दिया गया है। इसमें पहले कैटेगरी में नॉन एसी एम्बुलेंस है जिनका किराया 800 रुपये 15 किलोमीटर के लिए निर्धारित किया गया है 1 घंटा के लिए, और इसके अलावा 15 किलोमीटर से अधिक दूरी हेतु 18 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लिया जा सकेगा, और प्रतीक्षा अवधि 1 घंटे के पश्चात प्रति घंटे 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। निर्धारित किराया दरों से अधिक किराया वसूल किए जाने पर एम्बुलेंस संचालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 179 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद एक नया विवाद हो गया है। आपको बता दें कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर के दर्जनों छात्रों ने परीक्षा पर अंक तालिक पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और आक्रोश व्यक्त किया और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति का पुतला फूका। जो ये प्रकरण चल रहा है इसमें हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका बयान यहाँ पर आना चाहिए था कि इस तरीके से गड़बड़ियाँ नहीं होनी है। कल मैं देख रहा हूँ कल से ये पूरे मीडिया पे चल रहा है, अभी तक हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका भी कोई बयान नहीं आया है। कहीं ना कहीं वो छात्रों के हितों के लिए संवेदनशील नहीं है, केवल उनको अपना जो चुनावी जो स्टैंड जब चुनाव का समय आता है उस समय वो सही रहते हैं, बाकी और टाइम पे उनको जनता के मुद्दों पर कोई लेना देना नहीं है। BA BSc और BCom के जो 3rd ईयर के छात्र छात्राएं हैं उनकी अंक तालिका में गड़बड़ी हुई है। उनके 0 इस प्रकार के मार्क्स उसमें आ रखे हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतें हो रही है। इसमें विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी की गई है। जैसे कि उन्हें पता है रुड़की के कृष्णा नगर, सुभाष नगर और रामपुर चुंगी में MDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 व्यावसायिक भवनों का सील कर दिया है। ये तीनों भवनों में बिना मानचित्र स्वीकृत किए बिना निर्माण कार्य चल रहा था। आपको बता दें सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि 3 भवनों को सील किया गया है और वहीं MDA की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आज हमने जो है एक संतरसा क्षेत्र में जो है बिना मानचित्र स्वीकृत के एक व्यावसायिक भवन सील किया गया है। वो भी बिना मानचित्र के था, नोटिस चल रहा था और किसी प्रकार का उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, तो हमने उसको सील किया। इसके अलावा हमने कल 3 कार्रवाई करी है सील की, वो हमने मैसेज द्वारा बता भी दिया था, और 3 व्यावसायिक भवन थे, एक रामपुर चुंगी पे, कृष्णा नगर और सुभाष नगर क्षेत्र में। मैं प्रदेशवासियों को, ये क्षेत्रवासियों को यही बोलूँगा कि जो है बिना मानचित्र स्वीकृत कराएं ना कराएं, अपने कामों को अपना मानचित्र स्वीकृत करा लें। और उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं जिनके सील किए गए हैं कि 15 दिन के भीतर अपना समन मानचित्र प्रस्तुत कर दें, अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। NH 534 पर दुगड्डा के एंता बैंड के पास दिन दहाड़े घात लगाकर बैठे गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया, लेकिन युवक ने घायल अवस्था में भी हिम्मत दिखाते हुए बाइक को तेजी गति से भगाया, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल कोटद्वार के बेस अस्पताल में इलाज जारी है। गांव दरासू हमारा गांव है। दरासू से आ रहे थे हम, देहरादून जा रहे थे पूजन में, तो रास्ते में दुगड्डा लगते ही फर्स्ट में, तो वहाँ पे हमला किया। हम बाइक में थे हम 2 लड़के, तो बाइक में उसने हमला किया हम पे। चोट पाँव पे है दोनों की, मेरे 5 टांके लग रखे हैं, उसके 2 लग रखे हैं। अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल सतपुली तहसील में 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत गढ़वाल और कुमायूं मंडल में भर्ती आयोजित की गई है, लेकिन इस बीच
भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की बातें भी सामने आ पा रही हैं। ऐसे में पौड़ी जिले के सतपुली तहसील के अंतर्गत नौगांव कमंदा गांव के एक 23 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अग्निवीर भर्ती में शामिल होने कोटद्वार गया था और उसका भर्ती का ये अंतिम साल था, लेकिन भर्ती में असफल होने से वो काफी निराश हुआ और उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजस्व उप निरीक्षक के क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक उनको सूचना मिली है कि नौगांव कमंदा तहसील सतपुली क्षेत्रांतर्गत एक गांव है, वहां पर एक लड़के ने सुमित कुमार नाम है लड़के का, जिसने फांसी लगा करके आत्महत्या की है। तो जो रीजन परिवार वालों ने बताया, यही बताया है कि उससे एक दिन पहले उसका अग्निवीर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें वो शामिल हुआ था, तो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस वजह से वो घर आया होगा रात को, फिर उसने आत्महत्या कर ली है। पटवारी जी जो हमारे हैं वो फैमिली वालों से मिले हैं, हमारा विभाग वहां जाकर के मिला है उनसे, पर परिवार वाले कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। फिलहाल के लिए A1 उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।